स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी बुक का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिफ्रैक्शन क्या होता है और आज इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम कहते हैं जब भी लाइट एंटर करती है ऑब्लिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो लाइट हमेशा बेंड होती है और लाइट के इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होने के लिए टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। फर्स्टली तो लाइट ऑब्लिकली एंटर करे और दूसरा दोनों के दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अब हम कहेंगे अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट शो कर रही है, तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज डिफरेंट मीडियम की डेंसिटी डिफरेंट होती है, इसलिए जब लाइट एंटर करती है ऑब्लिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उस केस में लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाती है। तो हम कहेंगे रिफ्रैक्शन का जो कारण है वो है लाइट की स्पीड में चेंज होना। अब हम देखेंगे यहाँ पर ओ ए आपकी इंसिडेंट रे है और बाहर आपके यहाँ पर सारी की सारी एयर प्रेजेंट है, जबकि पी क्यू आर एस आपकी क्या है, ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब मीन्स एक थिक ग्लास सीट है। तो जब लाइट एंटर करेगी एयर से वाटर में, बिकॉज एयर से ग्लास में, यहाँ पर हम ग्लास का एग्जांपल ले रहे हैं, आप वाटर का भी ले सकते हो। तो जब लाइट एंटर करेगी एयर टू ग्लास में, बिकॉज ग्लास सॉलिड होता है, एयर गैस होती है, तो ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा होती है एयर की डेंसिटी से, इसलिए जैसे ही लाइट एंटर करेगी एयर टू ग्लास, तो ग्लास में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, बिकॉज ग्लास क्या है, ज़्यादा डेंसर है। तो कंपैरेटिवली जबकि एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, जबकि ग्लास में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, बिकॉज ग्लास ज़्यादा डेंसर होता है एयर के कंपैरेटिवली। इसलिए लाइट क्या होगी, जैसे ही एयर से ग्लास में एंटर करेगी वैसे ही बेंड हो जाएगी। एक्चुअल में लाइट को जाना कुछ इस टाइप से चाहिए था, बिकॉज लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर कम होगी, इसलिए लाइट थोड़ा सा अंदर की ओर बेंड हो जाएगी और नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी जब भी स्पीड कम होएगी। तो इसी हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब हम रिफ्रैक्शन की रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि पी क्यू आर एस आपकी यहाँ पर ग्लास स्लैब है, इट मीन्स रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, एक थिक ग्लास सीट है। और ओ ए यहाँ पर आपकी इंसिडेंट रे है, ओ बी आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, और ये एन डैश आपका परपेंडिकुलर है, इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। ये ग्लास स्लैब के क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब आपकी इंसिडेंट रे ओ ए जैसे ही ग्लास के अंदर एंटर करती है, तो यहाँ पर स्पीड कम हो जाती है, इसलिए रिफ्रैक्टेड रे ओ बी नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और ये जो एंगल आई है, ये इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो होता है स्मॉल आर, और इसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन के केस में जब भी लाइट एंटर करती है ऑब्लिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा ही डिफरेंट होंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म है रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग। जब भी हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, ओनली टू फिनोमिना, टू केस ही पॉसिबल है। फर्स्ट केस होगा जब लाइट एंटर करेगी रेयर टू डेंसर मीडियम में ऑब्लिकली, तो यहाँ पर हम रेयर मीडियम एयर ले सकते हैं और डेंसर मीडियम वाटर ले सकते हैं। जब हम कहेंगे लाइट ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये एयर टू वाटर में एंटर कर रही है। अब बिकॉज वाटर ज़्यादा डेंसर होगा, वाटर लिक्विड है जबकि एयर गैस है, तो वाटर ज़्यादा डेंसर होगा, इसलिए लाइट जैसे ही एयर से वाटर में एंटर करेगी तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या होगी, लाइट बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। और कितना बेंड होएगी, इतना जितना ये दे रखा है डॉटेड लाइन से, ये डार्कर लाइन है रिफ्रैक्टेड रे और ये डॉटेड लाइन है, इन दोनों के बीच का जितना गैप है उतना अंदर की साइड बेंड हो रही है हमारी, और किसकी तरफ बेंड हो रही है, नॉर्मल की तरफ। तो ये आपका क्या होगा यहाँ पर, इस केस में जब भी लाइट एंटर करेगी ऑब्लिकली रेयर टू डेंसर मीडियम में, तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होएगी। तो ये इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, एयर टू वाटर में लाइट एंटर कर रही है, क्योंकि एयर रेयर मीडियम होता है, वाटर डेंसर मीडियम होता है। सेकंड केस में हम देखते हैं जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में एंटर करेगी, तो डेंसर मीडियम आप वाटर ले सकते हो, रेयर मीडियम आप एयर ले सकते हो। बिकॉज वाटर की डेंसिटी ऑब्वियसली क्या होती है, एयर से ज़्यादा होती है, इसलिए जब लाइट वाटर में होती
तो उसकी स्पीड कम होती है, और जैसे ही लाइट एयर में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब इस केस में क्या होगा, लाइट अवे द नॉर्मल होएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, बिकॉज जैसे ही एयर के अंदर एंटर करेगी, वाटर टू एयर में एंटर करेगी तो लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। लाइट को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे डॉटेड लाइन से, बिकॉज स्पीड इंक्रीज होगी तो इस केस में लाइट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, और इसलिए क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो जब भी लाइट एंटर करेगी डेंसर टू रेयरर मीडियम में तो नॉर्मल से हमेशा दूर जाएगी, जबकि रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो नॉर्मल के हमेशा पास आएगी। और इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेंसर में जाएगी तो ऑब्वियसली स्पीड कम होगी, इसलिए नॉर्मल की तरफ आएगी, और जब रेयरर मीडियम में जाएगी तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए नॉर्मल से दूर जाएगी। और जितना यहाँ पर अंदर की साइड बेंड होएगी ना, उतना ही जैसे ही वाटर से एयर में जाएगी उतना ही बाहर की साइड हमेशा बेंड होएगी। अभी हम आगे जब डिस्कस करेंगे ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ और फर्दर आगे और प्रॉपरली डिस्कस होएगी। तो हम जब लाइट के रिफ्रैक्शन के अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हैं, तो हम देखते हैं अगर आप पेंसिल को एक ग्लास में वाटर, तो जब आप एक ग्लास में पानी भरकर उसमें पेंसिल या कोई भी लंबी सी स्टिक डालते हैं तो वो आपको हमेशा बेंड दिखाई देती है, ये रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। जब आप वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो जैसे कि कॉइन, तो वो हमेशा रेज्ड दिखाई देगा। इसके अलावा अगर एक पूल के अंदर वाटर भरा हुआ है तो उसकी डेप्थ हमेशा हमें कम दिखाई देती है एक्चुअली में जितनी डेप्थ होती है, तो ये भी रिफ्रैक्शन को शो करता है। इसके अलावा जब आप कुछ प्रिंटेड लेटर्स पर या वर्ड्स पर, कोई भी प्रिंटेड मैटर हो, उसके ऊपर जब ग्लास शीट रखोगे और फिर उसको देखोगे थिक ग्लास शीट, तो वो लेटर्स या वर्ड्स जो भी प्रिंटेड मैटर है वो हमेशा रेज दिखाई देगा, ये भी रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर आप एक ग्लास टम्बलर में नींबू डालते हो और उसके अंदर पानी भरते हो, जब पानी भरने पे देखोगे तो नींबू हमेशा आपको क्या करेगा, हमेशा बड़ा दिखाई देगा, तो ये भी क्या एक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। इसके अलावा स्टार जो क्या होते हैं, ट्विंकल करते हैं, वो भी क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो ये लास्ट टॉपिक है वो हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का, तो उसमें डिस्कस करेंगे, और ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हम अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो हम कहते हैं यहाँ पर आपकी एक स्टिक है, ये रही स्टिक AO, ये आपकी यहाँ पर पानी के अंदर रखी हुई है ग्लास के अंदर। तो आप देखोगे जब यहाँ पर जो ग्लास के अंदर पानी है, पानी के अंदर पेंसिल का जो पार्ट डूबा हुआ है, जब वहाँ से लाइट आपकी आंखों तक पहुँचती है, इट मीन्स लाइट जो पेंसिल का जो पार्ट पानी के अंदर डूबा हुआ है, वहाँ से जब लाइट एंटर करती है वाटर टू एयर में, तो वाटर में क्या होगी, लाइट की स्पीड कम होगी, एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली लाइट बेंड होगी। तो यहाँ से जो लाइट आपकी आंखों में पहुँचती है, जब बिकॉज हमारी आंखें क्या करती है, लाइट को स्ट्रेट परसीव करेगी, लाइट हमेशा हमारी आंखों में सीधी हमेशा आती है। तो जैसे ही हम जो ये रेज हमारी आंखों के अंदर आ रही है, इनको आगे की साइड एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और जब आप इनको पीछे की साइड एक्सटेंड करोगे तो ये इस पॉइंट पर मीट होती हुई दिखाई देगी, और आपको जो पेंसिल का पानी के अंदर डूबा हुआ पार्ट है एक्चुअल में तो यहाँ पर है, बट आपको यहाँ पर दिखेगा। इट मीन्स आपकी आंखों में वर्चुअल इमेज बनेगी इसकी, और इसी कारण आपको क्या दिखेगी, पेंसिल यहाँ पर बेंड हुई दिखाई देगी। तो जब भी आप एक ग्लास के अंदर पानी भर के उसके अंदर पेंसिल डालोगे तो आपको पेंसिल क्या करेगी, बेंड दिखेगी। एक्चुअल में क्या है, हमें इल्यूजन हो रहा है, हमें अपीयर हो रहा है कि पेंसिल बेंड हो रही है, बट एक्चुअल में पेंसिल सीधी ही है, बट रिफ्रैक्शन के कारण हमें ऐसा लगता है कि बिकॉज हमारी आंखों में वर्चुअल इमेज बनती है पेंसिल के उस पार्ट की जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो हमें क्या लगता है कि पेंसिल बेंड हो रही है, बट एक्चुअल में पेंसिल सीधी ही होती है। तो ये भी एक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। इसके बाद हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है, एक कॉइन जब हम ग्लास के अंदर पानी डाल के पुट करते हैं तो वहाँ पर भी हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें ग्लास में कॉइन डालते हैं और उसे देखते हैं, तो जब तक हम अपने हेड को पीछे की ओर लेके जाते हैं ग्लास से, जब तक हमें कॉइन दिखता रहता है उतना हम पीछे लेके जाते हैं, और जैसे ही हमें कॉइन दिखना बंद हो जाता है हम वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं और अपने हेड को, अपने सिर को उसी पोजीशन में रखते हैं। अब अपने सिर को उसी पोजीशन में रखते हैं, वहीं पर खड़े खड़े हम ग्लास के अंदर पानी डालते हैं और कॉइन ग्लास में ही रहने देते हैं। तो उस केस में आप देखोगे
कोइन ग्लास के अंदर है तो बिकॉज यहाँ पर कोइन से जो लाइट है वो वाटर टू एयर एंटर करेगी, तो वाटर में स्पीड कम होएगी लाइट की, एयर में स्पीड ज़्यादा होएगी, तो ऑब्वियसली लाइट बेंड होगी और आपकी आंखों में बेंड होकर इस टाइप से एंटर करेगी। अब बिकॉज हमारी आंखें हमेशा लाइट को सीधा परसीव करेगी, स्ट्रेट परसीव करेगी, डायरेक्ट परसीव करेगी, तो हम जब इन लाइट रेज को, रिफ्रैक्टेड रे को जब यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी, जब पीछे की साइड एक्सटेंड करेंगे तो ये इस पॉइंट पर मिलेगी और आपको जो ये कॉइन है एक्चुअल में यहाँ पर है बट आपकी आंखों को यहाँ पर दिखेगा। इट मीन्स आपकी आंखों में कॉइन की वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज हमारी आंखें लाइट को हमेशा स्ट्रेट परसीव करती है, तो आपको कॉइन यहाँ पर दिखेगा रेज्ड हुआ जबकि एक्चुअल में कॉइन है यहाँ पर। और जब पानी नहीं भरा होता तो ऑब्वियसली जहाँ पर कॉइन है वहीं पर दिखता है, और जब पानी भर देते हैं तो उस केस में आपको कॉइन रेज्ड दिखाई देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करना ही ऐसे ही है, पहले खाली ग्लास में कॉइन डालना है, अपने हेड को ग्लास से पीछे लेके जाना है, जब कॉइन दिखना बंद हो जाए उसी पोजीशन में अपने हेड को रखते हुए उसमें पानी डालना है। फिर आप देखना, जब पहले तो आपको कॉइन उस पोजीशन में दिख नहीं रहा था, जैसे ही आप पानी डालोगे आपको कॉइन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये रिफ्रैक्शन ही है। थर्ड हम यहाँ पर केस देखते हैं, ए पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप देन एक्चुअली इट इज़। तो आप यहाँ पर देखोगे ये एक पूल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, डेप्थ यहाँ पर है वाटर पूल की, तो यहाँ से जब लाइट एंटर करेगी वाटर टू एयर में ऑब्वियसली थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। ये जब बेंड हो रही है और आपकी आंखों में जो लाइट पहुँच रही है, इसको जब पीछे की साइड आप एक्सटेंड करोगे तो इस पॉइंट पर आपकी मिल रही है, और ऑब्वियसली आपको क्या दिखेगा, जो बॉटम है पूल का यहाँ पर दिखेगा जबकि एक्चुअल में है यहाँ पर। इट मीन्स आपकी आंखों में वर्चुअल इमेज बनेगी और इसलिए आपको जो पूल है वाटर पूल वो कम डेप्थ पे दिखाई देगा जब इसके अंदर पानी भरा होगा। तो ये भी क्या एक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन को शो कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाएगी आप सभी को घर पे करके देखने हैं, तभी आपको ये चैप्टर प्रॉपरली अंडरस्टैंड होगा। अब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं ग्लास स्लैब के थ्रू। तो हम कहते हैं ग्लास स्लैब मीन्स रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मीन्स एक थिक ग्लास सीट। तो हम देखेंगे PQRS आपकी एक ग्लास स्लैब है, AO आपकी इंसिडेंट रे है, NN डैश आपका नॉर्मल है। तो जब इंसिडेंट रे एयर टू वाटर में एंटर करती है तो उस केस में आपकी जो लाइट है रिफ्रैक्ट हो जाती है और वो भी आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी। बिकॉज ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली लाइट कहाँ बेंड होएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होएगी। तो ये जो आपका एंगल है यहाँ पर क्या होगा, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये क्या होगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी। और जैसे ही अब इस ग्लास से यहाँ पर लाइट एंटर करेगी वो ग्लास से एयर के अंदर, बिकॉज एयर में लाइट की स्पीड ग्लास के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली जैसे ही लाइट यहाँ पर ग्लास से एयर में आएगी तो आपकी यहाँ पर लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और इस केस में लाइट नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो कुल मिला के सारा का सारा आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे जब लाइट अंदर की ओर बेंड होगी ग्लास के अंदर और जैसे ही बाहर जाएगी तो यहाँ पर बाहर की साइड बेंड होगी, और यहाँ पर आपको कितना एंगल में चेंज मिलेगा, जितना अंदर की साइड बेंड हो रही है यहाँ पर जितना R1 एंगल है उतना ही जब बाहर जाएगी ग्लास से एयर के अंदर उतना ही यहाँ पर बेंड होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं जो अपोजिट फेसेस से जो ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पर बेंड होती है लाइट, PQ और RS आपके क्या है, अपोजिट फेसेस है। जितना लाइट PQ से अंदर की ओर बेंड हो रही है यहाँ पर R1 डिग्री, उतना ही लाइट जब RS जो आपका इस ग्लास स्लैब का अपोजिट फेस है उतना ही इस ग्लास स्लैब से बाहर की ओर बेंड होगी जब लाइट ग्लास से एयर के अंदर एंटर करेगी। तो हम कहेंगे हमेशा एंगल R1 जितना यहाँ पर होगा उतना ही क्या होगा, इधर एंगल R1 होगा। तो ये सारा का सारा है, इसीलिए हम कहते हैं
जब हम बात करेंगे इक्वल और अपोजिट फेसेस से, यहाँ पर जो पैरेलल और अपोजिट फेसेस होते हैं पी क्यू और आर एस, लाइट इक्वल और अपोजिट अमाउंट में हमेशा बेंड होती है। इस फेस से यहाँ पर लाइट अंदर की ओर R1 बेंड होगी, और जबकि इस फेस आर एस से लाइट इतने ही अमाउंट में जितनी यहाँ बेंड हुई है इतने अमाउंट में बाहर की ओर बेंड होगी। इट मीन्स ये एंगल भी R1 डिग्री होगा और ये एंगल भी R1 डिग्री होगा, दोनों ही इक्वल अमाउंट में और अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट। बिकॉज यहाँ पर क्या है, अंदर की ओर बेंड हो रही है उतने अमाउंट में, और यहाँ पर क्या है, उतने अमाउंट में बाहर की ओर बेंड हो रही है। तो हम कहते हैं इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में बेंड होगी लाइट। तो ये हमारी इमर्जेंट रे होगी BC, और OA आपकी इंसिडेंट रे है और OB आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। तो यही सारा का सारा यहाँ पर फिनोमिना होगा। और आप देखोगे यहाँ पर जो हमारी इमर्जेंट रे है वो हमारी इमर्जेंट रे है यहाँ पर ये है BC। और जब आप इस इंसिडेंस रे को आगे फर्दर एक्सटेंड करोगे डॉटेड लाइन से, तो आप देखोगे एक्चुअल में लाइट है कहाँ पर, यहाँ पर है। और यहाँ पर कितना, जबकि होनी कितनी चाहिए थी, इधर होनी चाहिए, तो कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कितना, इतना। तो ये जो शिफ्ट हुआ है ना लाइट का, वो इसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इस शिफ्ट को ही हम यहाँ पर बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और इसका आप यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो, ये तो सारा वही केस है। और एक बात और, यहाँ पर आपकी NCERT बुक में ये रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब का दे रखा है, तो ये आपको सारा का सारा एक्सपेरिमेंट याद होना चाहिए और ये सारी की सारी चीज़ें आपको लर्न करके लिखनी है। वैसे तो मैंने समझा दिया, जो बोला है वही सारा का सारा लिखना है, आप पढ़ लेना, वही सारा का सारा लिखा हुआ है। बट फिर भी आपको सारा का सारा ये ध्यान रखना है, मे भी एग्ज़ाम में पूछ ले। तो अभी जब हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे थे, हम यहाँ पर कहते हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लास स्लैब से। आप अपनी फिंगर को एक ग्लास सीट के नीचे रखो या उसके पीछे रखो, जैसे कि इस टाइप से शो किया गया है। और जब आप अपनी फिंगर को देखोगे उस ग्लास स्लैब में, तो आपको आगे की साइड दिखेगी। ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल में आपकी फिंगर है यहाँ पर और आपको दिख क्या रही है, इधर दिख रही है। बिकॉज इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, क्योंकि शिफ्ट हो रही है आपकी फिंगर, लाइट इधर, आपको एक्चुअल में इधर आपकी आंखों में वर्चुअल इमेज बन रही है और आपकी लाइट जो फिंगर है आपकी यहाँ पर और आपको दिख यहाँ पर रही है, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जो आपकी फिंगर है, तो लाइट। तो इसीलिए इस केस को बोलेंगे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस जो ये है आपके घर पर कोई भी ग्लास सीट हो, थोड़ी सी मोटी हो, तो आप उसमें करके देखना, ये भी चीज़ें आपको सारी की सारी दिखेगी। तो हम कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं, हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रे और पाथ ऑफ इमर्जेंट रे आफ्टर पासिंग थ्रू ए मीडियम, क्या कहलाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जितना शिफ्ट होती है लाइट। तो इसीलिए जो आपकी फिंगर थी वो पीछे की थी और लाइट जो आपकी फिंगर ग्लास स्लैब से दिख रही थी वो आगे की ओर दिख रही थी, क्योंकि उतना क्या होगी, शिफ्ट होगी है यहाँ पर लाइट। तो वो सारा का सारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो जब हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से होता है। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डिपेंड करता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, और इसके अलावा यहाँ पर ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है। ग्लास स्लैब जितनी मोटी होगी उसी अकॉर्डिंग आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा। अब हम कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब पे डिपेंड करता है और थिकनेस पर ग्लास स्लैब की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। और ग्लास स्लैब से जो भी हम जब बात करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट की, तो ये बेस्ट एग्जांपल है। आप फिंगर रख के देखना, ग्लास स्लैब के पीछे आपको आपकी फिंगर आगे दिखेगी, लिटरली डिस्प्लेस दिखेगी। तो यही इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो नेक्स्ट हम जब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, हम कहते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। और इसके बाद हम बोलते हैं, अगर आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ लिया तो अच्छी बात है, तो आपको पता होगा कि साइन क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा तो जब आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। तो जब हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन
और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जब हम साइन लेते हैं और इनका रेशो लेते हैं तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। और ऑब्वियसली इसकी साइन आई अपॉन साइन आर की कोई यूनिट नहीं होगी, हमेशा आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी और इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसे हम स्नेल लॉ भी बोलते हैं कि स्नेल ने दिया था ये, तो ये क्या होता है, स्नेल लॉ भी होता है। तो यही स्नेल लॉ होगा। अगर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा भी अब फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। और ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहते हैं हमेशा एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे मैंने कहा किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.33 है। तो यहाँ पर क्या कोई यूनिट तो लगेगी नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हम जब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इसको हम समझ सकते हैं, हम कहेंगे जब भी हम रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट गिवन पेयर ऑफ मीडियम में डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं n इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जब हम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो सेकंड मीडियम पहले लिखोगे स्मॉल n लिखकर, फिर बाद में फर्स्ट मीडियम लिखोगे। कुल मिलाकर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है ना, उसको पहले लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो 1 को बाद में लिखेंगे। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में होगा। नीचे हमेशा उस मीडियम की वेलोसिटी लिखेंगे, उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी लिखेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो आपको सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो नीचे आएगी वेलोसिटी सेकंड मीडियम में लाइट की और ऊपर आएगी वेलोसिटी लाइट की फर्स्ट मीडियम में। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये आपका होगा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा v1 अपॉन v2। सेकंड मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी वो नीचे लिखी जाएगी और फर्स्ट मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी अपॉन में वो ऊपर लिखी जाएगी। तो ये सारा का सारा होगा। जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम की सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे अपॉन में फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड और ऊपर लिखेंगे सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड। तो जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है वो पहले लिखते हैं। यहाँ पर 1 पहले लिखा और 2 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 2 को बाद में लिखेंगे। नीचे जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसमें लाइट की स्पीड लिखी है हमने, और ऊपर जो दूसरा मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड लिखेंगे। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पर एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि वैक्यूम और एयर दोनों में लाइट की स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में n इज इक्वल टू c अपॉन v। v यहाँ पर उस मीडियम में लाइट की स्पीड होगी और c यहाँ पर ऑब्वियसली कांस्टेंट होगी। एयर में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सच में लाइट की स्पीड एयर में या वैक्यूम में इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, जबकि सनलाइट हमारे पास पहुंचने में ओनली 8 मिनट 20 सेकंड ही लगाती है। क्योंकि ऊपर बहुत सी लेयर में कहीं आप देखोगे ज़्यादा डेंसर है, कहीं कम डेंसर है, कहीं वैक्यूम भी प्रेजेंट होगा। बट लाइट को क्या है, ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की नीड नहीं होती, इसलिए जब लाइट आती है तो हमारे पास सन से हमारे पास पहुंचने में ओनली 8 मिनट 20 सेकंड्स में पहुंच जाती है। सोचो लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जब हम यहाँ पर नेक्स्ट की बात करेंगे, हम कहेंगे जब भी हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात करेंगे तो हम कहेंगे आउट ऑफ 2 गिवन मीडियम द मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। अब ऐसा होगा क्यों? अब जैसा कि हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं, N21 की बात कर रहे हैं। तो अगर सेकंड मीडियम हमारा क्या है, ज़्यादा डेंसर है, तो यहाँ पर इस मीडियम की में लाइट की स्पीड होगी। अब क्योंकि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम होती है तो ऑब्वियसली v2 आपका कम होगा। तो इसलिए आपकी जो ये वैल्यू है ये क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है तो वहाँ पर हमेशा वहाँ पर क्या होगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि इस मीडियम में लाइट की स्पीड हमेशा
क्या होएगी, कम होएगी। तो हम कहेंगे कि बिकॉज यहाँ पर डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होएगी, तो इसलिए डेंसर मीडियम का हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होगा। जबकि कंपैरेटिवली रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो हम अगर यहाँ पर रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं, 1 क्या है, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हम कहेंगे बिकॉज यहाँ पर ये v1 क्या होगी, स्पीड ज़्यादा होगी रेयरर मीडियम में लाइट की, तो ऑब्वियसली जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम मिलेगा। तो जब रेयरर मीडियम की बात करेंगे वहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मिलेगा, क्योंकि उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होएगी, ज़्यादा होएगी, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मिलेगा। जबकि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होएगी, इसलिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मिलेगा। अगर अपॉन में ऑब्वियसली कम वैल्यू होएगी तो ये टर्म क्या होएगी, आपको सारी की सारी ज़्यादा ही मिलेगी। तो ये हमारे आज की आई थिंक लास्ट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। तो ये सारा का सारा जो हमने फिनोमिना रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग वो सारा का सारा डिस्कस कर लिया। आपको ये सारे के सारे जो हमने आज एक्सपेरिमेंट करे ये सारे करके देखने हैं, क्योंकि जो आप ये लाइट फिजिक्स का चैप्टर है ये कोई रटने वाला चैप्टर नहीं है। ओनली इसमें 4 ही टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं स्फेरिकल मिरर से, सारी की सारी 2 वीडियो होगी रिफ्लेक्सर की। 3rd वीडियो में हमने अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन देखा है कि रिफ्रैक्शन होता है क्या है, उसके एक्सपेरिमेंट देखे हैं। और लास्ट वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे स्फेरिकल लेंस से, तो वो लास्ट वीडियो होगा। तो कुल मिला के ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग करने का है। अगर आपको समझ आ गया तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, और इस चैप्टर को कभी आपको रिवाइज करने की भी नीड नहीं है। तो मैं यही कहूँगी आप ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करके देखना, बहुत मज़ा आएगा और चैप्टर भी आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगा।